Good morning, students. We are doing p block elements, in which we have already done the electronic configuration, atomic radius, etc. And in previous lecture we have done inert pair effect also. Today we shall start with covalency. Covalency means the number of covalent bonds any element can form in its compounds is called covalency. So nitrogen, if we see nitrogen, it has maximum covalency 4. How? Nitrogen is, its valence shell configuration is 2s2, 2px1, py1, pz1. This is valence shell configuration of nitrogen. It has 3 unpaired electrons. 3 unpaired electrons हैं, इसलिए ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है. जैसे NH3 में नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. NCl3 यह भी नाइट्रोजन के क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन के साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. और चौथा क्या है नाइट्रोजन के ऊपर, ये जो है ये लोन पेयर. अब जरूरत पड़ने पे नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे NH3 है, उसके पास H पॉजिटिव आया. H पॉजिटिव मीन्स H हैज नो इलेक्ट्रॉन, H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो वैसे केस में NH3 क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये जो लोन पेयर है ये शेयर कर लेगा इस हाइड्रोजन के साथ. और इसके ऊपर ऐसे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन नहीं दिए हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. या आप इसको कैसे जानते हैं, NH4 पॉजिटिव के नाम से जानते हैं. सो नाइट्रोजन आमतौर पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है, तब इसकी कोवेलेंसी 3 रहती है. लेकिन जब ये अपना लोन पेयर भी यूज कर रहा होता है तब इसकी कोवेलेंसी आप 4 कह सकते हैं. So we can conclude that nitrogen has maximum covalency 4 when it donates its lone pair. In NH3 its normal covalency is 3, but otherwise it can go up to 4. Maximum covalency is 4. Now the next question is, nitrogen cannot show plus 5, nitrogen cannot show covalency of 5 like phosphorus and other family members. इस बात को पूछने का एक और तरीका भी है. एग्जाम में ये इतना सीधे से नहीं पूछा जाता. एग्जाम में पूछा जाता है कि why NCl5 is not possible but PCl5 is possible. This is the indirect way of asking a thing which is just कि nitrogen cannot show covalency of 5 like phosphorus and other family members. उसको देखते हैं ऐसा क्यों है. नाइट्रोजन का तो हम अभी कर भी चुके कि इट इज 2s2 2p. दिस इज नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म 5 मतलब NCl5. ये हमें साफ दिख रहा है 2s2p. नाइट्रोजन के पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के सिवाय कोई और चारा नहीं है. इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके सिवाय कि अगर NCl5 बनाने का मतलब है नाइट्रोजन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते और वो एक 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 इस तरह से, अगर नाइट्रोजन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो 5 क्लोरीन्स के साथ शेयर करता और फिर NCl5 बनता. बट नाइट्रोजन हैज जस्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और इन दो, ये जो एक पेयर है इसको अनपेयर करके इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन सकते थे, लेकिन नाइट्रोजन के पास वैसा कोई स्कोप नहीं है. तो जबकि फास्फोरस के पास है, जैसे फास्फोरस को देखें तो 3s 3p ये है फास्फोरस नॉर्मल स्टेट में. लेकिन जहां थर्ड प्रिंसिपल शेल शुरू होता है, यानी कि थर्ड 3s और 3p शुरू हो गया है, वहां पे 3d भी जरूर होगा, बेशक खाली है. तो नाइट्रोजन के पास 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इट हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल. अब उसका क्या फायदा होगा, जरूरत पड़ने पे फास्फोरस 3 बॉन्ड तो नॉर्मली बना लेता है, PCl3 तो फास्फोरस बनाएगा ही बनाएगा. लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएंगे और कहां रख देंगे, यहां प्रमोट कर देंगे सीधा ऐसे.
और फिर 1, 2, 3, 4 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब फास्फोरस जो है वो PCl5 भी बना सकता है, 5 क्लोरीन के साथ 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ऐसा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास कोई वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं था। सेकेंड प्रिंसिपल शेल में केवल 2s और 2p रहते हैं। थर्ड या बाकी थर्ड के आगे 4, 5, 6 जितने भी चलेंगे उसमें थर्ड में 3d आ गया है, तो फोर्थ में तो 4d तो होता ही है, 5d सारे होते हैं। तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, बिस्मथ, इन सब में फास्फोरस की ही तरह वेकेंट d ऑर्बिटल रहेगा, जहां पे ये अपना s वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर करके ऐसे खोल सकते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन मेक 5 बॉन्ड्स। इवन फास्फोरस तो जरूरत पड़े तो PCl6 1 नेगेटिव। PCl6 कैसे बना? 5 बॉन्ड नॉर्मल बना लिए क्लोरीन के साथ, और छठा क्लोरीन जो था ऐसे PCl5 तो जैसे बना वो आपने देख ही लिया, लेकिन Cl नेगेटिव एक और ऐड कर दें। Cl नेगेटिव का मतलब एक क्लोरीन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मीन्स एक नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है, उसको भी कहां पे अकोमोडेट कर लेगा? अपने 3d ऑर्बिटल में। मीन्स फास्फोरस वगैरह 5 तक तो नॉर्मली कोवेलेंसी शो कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे वो 6 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? खाली d ऑर्बिटल है। तो हम क्या इसको लिखेंगे कैसे कि नाइट्रोजन कैनॉट शो कोवेलेंसी ऑफ 5 लाइक फास्फोरस एंड अदर फैमिली मेंबर्स because it has no vacant d orbital to extend its covalency beyond 4. But as far as phosphorus is concerned, phosphorus has vacant 3d orbital where it can promote its one of electrons from 3s orbital to get 5 unpaired electrons. So it can form PCl5 or it can form 5 covalent bonds. So this again if phosphorus is able to form PCl5, कारण क्या रहेगा अगर आपको एक लाइन में ही बताना है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम। देन इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस होता है नाइट्रोजन जो है वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से एंटायरली डिफरेंटली बिहेव करता है। जब कोई एलिमेंट अपने ही ग्रुप से डिफरेंटली बिहेव करे तो उसके बिहेवियर को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। और एनॉमलस बिहेवियर जब भी आप स्टडी करेंगे, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होगा, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनॉमलसली बिहेव करता है और उसके रीजंस हमेशा सेम होते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट जो होता है उसका साइज बेहद छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई रहेगी। लेकिन जैसे आपने देखा नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं था, और ये सभी पहले एलिमेंट्स जो होते हैं, हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, वैसे होती हैं, इस केस में नहीं है, तो उनके पास जो है वो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके कारण इन 4 रीजंस के कारण नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज, फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ रिजेंबल नहीं करती, मैच नहीं करती, नाइट्रोजन डिफरेंटली बिहेव करता है। ये 4 रीजंस थे। एग्जांपल्स हम 1 by 1 स्टडी करते जाएंगे जहां पे नाइट्रोजन जो है एनॉमलसली बिहेव करता है। सबसे पहला एग्जांपल है नाइट्रोजन कैन फॉर्म p-p bonds with elements like carbon, oxygen, even sometimes with nitrogen also, but rest of the members, that is phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, do not form p-p bond. अब p-p bond की बात कर रहे हैं तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि p-p bond क्या होता है। p-p बॉन्ड बनेगा जैसे नाइट्रोजन और कार्बन को देखें आप, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज कार्बन। p-p बॉन्ड होगा नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल हो। अब नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल कौन सा होगा? 2p होगा। और कार्बन का भी वैलेंस शेल में क्या होता है? 2p ऑर्बिटल होता है। जब नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल कार्बन के या ऑक्सीजन में भी 2p ऑर्बिटल ही है, साइड बाय साइड ओवरलैप करके इस तरह का बॉन्ड बनाए, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो
नाइट्रोजन से भी p ऑर्बिटल आ रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से भी, कार्बन या ऑक्सीजन जो भी शामिल होते हैं उनसे भी क्या आ रहा है, p ऑर्बिटल। तो इनके बीच बने पाई बॉन्ड को हम बोल देते हैं p पाई बॉन्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ ये p पाई बॉन्डिंग करके कार्बन के साथ जैसे ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड भी बना लेता है। ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रोजन इज कैपेबल ऑफ मेकिंग डबल बॉन्ड। लेकिन आप बोलें कि फास्फोरस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वैसा नहीं होगा। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नाइट्रोजन जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ p पाई बॉन्डिंग कर ले रहा है? इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, ड्यू टू सिमिलर साइजेस ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन और ऑक्सीजन जो भी शामिल हो, मतलब नाइट्रोजन का कार्बन से डबल बॉन्ड है तो हम कार्बन की बात कह रहे हैं, अगर ऑक्सीजन से डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। दे कैन फॉर्म स्टेबल पाई बॉन्ड्स। जैसे मैंने यहां पे बताया है, पाई बॉन्ड बनाने से पहले इनके बीच क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे नाइट्रोजन और कार्बन ने अगर पी पाई बॉन्ड बनाना है तो पहले आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद जैसे पीएक्स का ओवरलैप करवा लिया तो पी वाई, नाइट्रोजन का पी वाई और कार्बन का पी वाई ये आपस में ओवरलैप करेंगे साइड बाय साइड, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गया, पी पाई बॉन्ड। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन और कार्बन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनके पी ऑर्बिटल्स का साइज एक जैसा है और एक जैसे साइज में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग जो होती है काफी स्टेबल होती है। So, due to similar sizes of 2p orbitals of nitrogen and carbon or oxygen, they can form stable pi bonds. But due to bigger size of p orbital of rest of the members of its family, their overlap with small 2p orbitals of carbon or oxygen is not effective or stable. Therefore, p double bond O or p triple bond C are not stable, और वी कैन से दे आर नॉट पॉसिबल। या इतनी लंबी बात नहीं कहनी हो तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ड्यू टू बिग साइज ऑफ 3p ऑर्बिटल, बिग साइजेस ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, स्ट्रिबियम, बिस्मथ, दे कैन नॉट फॉर्म स्टेबल p पाई बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन और कार्बन whose 2p orbital is quite small in size. सो ये डिफरेंस, पहला एनोमलस बिहेवियर का एग्जांपल हमने कर लिया कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स बना लेता है, पाई बॉन्ड्स बना लेता है। लेकिन फास्फोरस या बाकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन के साथ नहीं बना सकते, ड्यू टू डिफरेंस इन साइजेस ऑफ p ऑर्बिटल्स बिटवीन phosphorus and carbon, phosphorus and oxygen, and arsenic and carbon, arsenic and oxygen, बाकी मेंबर्स के भी p ऑर्बिटल्स का साइज जो है वो बड़ा होता है, वहां ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एनोमलस बिहेवियर इज नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इज गैस इन नेचर। दो पार्ट्स हैं इस स्टेटमेंट के, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इज गैस इन नेचर। लेकिन जो बाकी इसके फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 है, आर्सेनिक जो है वो AS4, स्ट्रिबियम, ये भी इस तरह के 4 एटम्स का एक मॉलिक्यूल होता है, दे आर टेट्राएटॉमिक, नाइट्रोजन इज डायएटॉमिक। अपार्ट फ्रॉम दिस nitrogen is gas, but rest of family members are solids at room temperature. तो ये इसका difference of behavior आ गया। Now let's see what happens. नाइट्रोजन में क्या होता है, हमें मालूम है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 2p ऑर्बिटल चल रहा है। सो नाइट्रोजन क्या करता है, पहले एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा 2px के थ्रू, फिर नाइट्रोजन के py के साथ और pz, ये दो जो हैं वो नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं दूसरे नाइट्रोजन के साथ। कारण क्या है, 2p ऑर्बिटल इसका है, 2p ऑर्बिटल इसका है, 2p ऑर्बिटल का साइज जो है वो होता है वो स्मॉल होता है और उसके कारण स्मॉल साइज में ये जो पाई बॉन्ड है ये बहुत स्टेबल बनता है।
इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और नाइट्रोजन क्या होता है, N2 होता है। लेकिन फास्फोरस ऐसा करने लगे तो फास्फोरस का जो p ऑर्बिटल है वो है 3p, इट इज वेरी बिग। तो फास्फोरस अगर सिग्मा बॉन्ड बना के पाई बॉन्ड बनाने भी लगे तो 3p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, इनका ओवरलैप बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं रहता है। इसलिए फास्फोरस जो है वो पाई बॉन्ड ऐसे p ट्रिपल बॉन्ड p तो नहीं बना सकता। तो फास्फोरस क्या करता है, फिर फास्फोरस इस तरह से अपने 3 बॉन्ड तो इसको बनाने हैं, तो वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें हर फास्फोरस के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हर फास्फोरस के पूरे हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा। फास्फोरस का 3p ऑर्बिटल बड़ा था इसलिए वो पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता था। जब पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकता था और उसने अपने बॉन्ड्स भी पूरे करने ही हैं, तो फिर वो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही एक अपनी कोवेलेंसी को पूरा करने लगता है और फिर स्ट्रक्चर जो स्टेबल बनता है दैट इज p4। यही स्थिति बाकी एलिमेंट्स के साथ भी रहती है। सो दिस इज द रीजन कि नाइट्रोजन जो है, अब रीजन अगर हमें लिखना होगा तो हम ये कह देंगे बिकॉज द साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल is very small, so nitrogen easily forms stable p pi dash p pi bonds, which results to form a discrete molecule of N2. अब but phosphorus की बात करते हैं। On the other hand, elements like phosphorus, arsenic, stibbium, bismuth do not form multiple bonds because of big size of their p orbitals. They cannot form stable p pi dash p pi bonds, so they form discrete molecules like p4, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि किस तरह का होता है। This was the first part of statement that nitrogen exists as diatomic molecule, but rest of the family members जो है वो diatomic नहीं है, वो tetraatomic है। Second part of the statement है कि nitrogen is gas, but rest of the members of its family are solids। तो अब इसका क्या कारण हुआ, नाइट्रोजन जो बना वो बना N2। N2 जो है इट इज वेरी स्मॉल इन साइज। N2 एक बड़ा छोटा सा मॉलिक्यूल है, और जब N2 छोटा सा मॉलिक्यूल है तो N2 या बाकी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, सिंपल वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जिसके कारण, इतनी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण N2 इज अ गैस। लेकिन जो ये फास्फोरस वगैरह हैं, एक तो वैसे ही ये नाइट्रोजन से एटॉमिक लेवल पे भी बड़े हैं, लेकिन ये क्या बना रहे हैं, P4, AS4, SB4। तो उसके कारण ड्यू टू बिगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रांग। P4 के साथ बड़ी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होगी क्योंकि P4 जो है बड़ा मॉलिक्यूल है। उसी तरह AS4 के साथ स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। AS अपने आप में ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है AS4, और स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये सब क्या है, सॉलिड्स। और नाइट्रोजन N2 जो था वो बहुत छोटा था, तो एक N2 का दूसरे N2 के साथ कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती थी, वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती थी, जो कि बेहद कमजोर होती हैं। और कमजोर अट्रैक्टिव फोर्सेस जब मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी तो वो चीज गैशियस फॉर्म में होगी, और ये सारे स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण क्या है, बिग साइज एंड स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये क्या है, दे आर सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस या नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एनॉमलस बिहेवियर इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, कैटिनेशन होती है जब एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ मिलकर लंबी लंबी और स्टेबल चेन्स बनाए। जैसे कि कैटिनेशन के लिए सबसे ज्यादा अगर पीरियोडिक टेबल में कोई जाना जाता है दैट इज कार्बन। तो कैटिनेशन को हाउ डू वी डिफाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, और टू फॉर्म चेन्स भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन में ये सबको पता है कि कार्बन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन इन होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज
तो कार्बन ग्रुप 14 में पड़ता है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में, मतलब एडजेसेंट ग्रुप्स में दोनों पड़ते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the catenation tendency is of nitrogen group of nitrogen is much lower than carbon atom. कार्बन एटम की कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है, बट नाइट्रोजन ग्रुप इसका बिल्कुल पड़ोसी है. तो कार्बन के बराबर ना सही, लेकिन कार्बन से कुछ कम सही, हम काफी कैटिनेशन की टेंडेंसी की उम्मीद करते थे नाइट्रोजन वगैरह से, लेकिन नाइट्रोजन वगैरह में कार्बन की अपेक्षा बेहद लो है कैटिनेशन की टेंडेंसी. नाउ व्हाट इज द रीजन? कैटिनेशन वही एलिमेंट, देखिए अब कार्बन बड़ी स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन शो करती है. इसका मतलब एक कार्बन दूसरी कार्बन से, तीसरी से, चौथी से, इस तरह से लिंक होके जो चेन बनाती है वो बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होती है. चेन का जो सबसे छोटी कड़ी है वो क्या है? ये कोवलेंट बॉन्ड. तो कार्बन जो है कैटिनेशन इसलिए शो कर पाती है कि एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है, और it needs 347 kilojoules per mole to break a carbon-carbon covalent bond. अब हम नाइट्रोजन पे देखते हैं. नाइट्रोजन के साथ जो एक सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जस्ट 159 किलोजूल एनर्जी चाहिए. लेकिन अनएक्सपेक्टेडली फास्फोरस की ये एनर्जी, फास्फोरस के साथ जो कोवलेंट बॉन्ड है दैट इज इवन मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं कि वाई नाइट्रोजन फैमिली हैज वेरी लो टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन इन कंपैरिजन टू कार्बन. उसकी सीधी सी बात हम कह देंगे, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स इज लोअर देन दैट ऑफ कार्बन, देयरफॉर कार्बन हैज हायर टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन. कार्बन का साइज जो है वो इस तरह का है कि कार्बन से जो कोवलेंट, कार्बन का साइज ऑप्टिमम सा साइज है, छोटा है, काफी छोटा है, और कार्बन से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है दैट इज क्वाइट स्टेबल, और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स के जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड से कमजोर हैं, इसलिए कार्बन की कैटिनेशन की टेंडेंसी बेहद स्ट्रांग है और नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की कैटिनेशन की टेंडेंसी लो है. फर्स्ट पार्ट इज डन. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने ही ग्रुप में अगर देखें तो कैटिनेशन की टेंडेंसी नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम है. अपने ग्रुप में फास्फोरस शोज हाईएस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन और नाइट्रोजन हैज लेसर या लोअर टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, नाइट्रोजन हैज लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन देन फास्फोरस, या कह लीजिए कि फास्फोरस हैज हायर टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन देन नाइट्रोजन. व्हाट इज द रीजन? अब एक बात तो क्लियर है कि अगर फास्फोरस की कैटिनेशन की टेंडेंसी नाइट्रोजन से ज्यादा है तो कोवलेंट बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है. ये बात तो जाहिर सी है. लेकिन देखें ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन एक छोटा एटम है, फास्फोरस बड़ा एटम है. नाइट्रोजन के साथ जब एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ऐसी स्थिति होगी, और फास्फोरस के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तब ऐसी स्थिति होगी. अब ये साफ दिख रहा है कि ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस की अपेक्षा छोटा है. जब दो छोटे एटम्स आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी. ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का गैप जो है हमें यहां सा वैसे ही दिख रहा है फिगर में कि कम है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस के न्यूक्लियस के साथ जो गैप है. मींस फास्फोरस का जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है लॉन्गर है और नाइट्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की लेंथ जो है वो शॉर्टर है. अब इसके शॉर्ट होने से क्या होता है, दो नाइट्रोजन बेहद क्लोज हैं और हर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है. वैसे ही लोन पेयर फास्फोरस के ऊपर भी है, दोनों फास्फोरस के ऊपर है. अब बॉन्ड लेंथ छोटी होने के कारण ये लोन पेयर और ये लोन पेयर बहुत क्लोज आ गए, लेकिन फास्फोरस का बिग साइज और बड़ी बॉन्ड लेंथ होने के कारण इसके लोन पेयर्स तो हैं दोनों के दूर दूर हैं. नाइट्रोजन के जो ये लोन पेयर्स क्लोज आ गए, लोन पेयर्स जो होते हैं ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स
ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया वो हैं। अब ये लोन पेयर जो है ये इस लोन पेयर के साथ रिपल्शन करेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये सिमिलर चार्जेस हैं। जब और नजदीक भी बहुत ज्यादा हैं ये दोनों एक दूसरे के, जब रिपल्शन होगी तो ये वाला लोन पेयर इस नाइट्रोजन को इस तरफ को पुश करेगा, दूर भागने का यही रास्ता है। ये वाला लोन पेयर नाइट्रोजन को इस तरफ को पुश करेगा, यानी कि ये लोन पेयर जो है वो इन दोनों नाइट्रोजन्स के बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेंगे। दैट्स वाई नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें 159 किलो जूल की ही एनर्जी चाहिए पर मोल। बट फास्फोरस के लोन पेयर्स ऑटोमेटिकली दूर हो गए हैं, क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली दूर हैं। इनमें भी रिपल्शन होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी नाइट्रोजन के केस में थी, ड्यू टू देयर नियरनेस और ड्यू टू देयर क्लोजनेस। सो यहां पे इन लोन पेयर्स ने क्या किया, नाइट्रोजन के साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड था उसको बेहद कमजोर कर दिया और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बची 159 किलो जूल। लेकिन फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड है इट नीड्स 213 किलो जूल पर मोल, यानी कि दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। और यही कारण है कि नाइट्रोजन की कैटिनेशन जो है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू फास्फोरस। तो क्या हुआ, ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ ऑफ एन, रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स इज लार्ज इन N2, therefore N-N bond is weak और उसकी आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 159 किलो जूल पर मोल लिख देंगे। बट ड्यू टू बिग साइज ऑफ फास्फोरस, longer bond length, repulsion between lone pairs is small, therefore P' bond is more stable and strong. Hence catenation tendency of phosphorus is greater than that of nitrogen. नेक्स्ट इसका टॉपिक हमारे पास आता है रिएक्टिविटी। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि वाई नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, या नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब देखें, नाइट्रोजन के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं कि नाइट्रोजन जो है वो N2, इट इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। और डायएटॉमिक कैसे बनता है, जब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है और एक इसके ऊपर लोन पेयर रहता है। ये बस वैसे ही बता रहे हूं। सो नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट। एलिमेंटल स्टेट में N2 जो है, नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में रहता है, और N2 में क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N है। N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा 2 पाई। इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें इन 3 बॉन्ड्स की वैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो 109 पिकोमीटर है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 941.4 किलो जूल पर मोल है। इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रूम टेम्परेचर पर आसानी से अवेलेबल ही नहीं होता है, तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना जो है वो लगभग इम्पॉसिबल है। तो जब तक नाइट्रोजन से टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, तब तक ये रिएक्ट भी नहीं करेगा। सो हम सिंपली कह सकते हैं N2 हैज N ट्रिपल बॉन्ड N विच हैज वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ and high bond dissociation enthalpy of 941.4 kilojoule per mole. Therefore, nitrogen is unreactive at room temperature. कोई भी चीज रिएक्ट, N2 तभी रिएक्ट करेगा जब ये दोनों टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, N अलग हो जाएगा, दूसरा N अलग हो जाएगा। जब तक दोनों इकट्ठे हैं तब तक रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है इनको। सो यहाँ पे भी लिखने को तो हम इतना हिस्सा ही लिखेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि N ट्रिपल बॉन्ड N वाज पॉसिबल क्योंकि इसका 2p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल के साथ काफी स्टेबल बॉन्ड बना लेता है, 2p पाई बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है, तो इसलिए इसका ट्रिपल बॉन्ड भी बना और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये जो है बहुत अनरिएक्टिव है। अब इसके साथ ही एक और क्वेश्चन जनरेट होता है एनॉमलस बिहेवियर का। इसको एनॉमलस बिहेवियर का एग्जांपल तो है ही, इसीलिए क्वेश्चन भी जनरेट हो रहा है। बट व्हाई फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन? नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सभी क्वेश्चन है, लेकिन
कंपैरिजन किया जाए तो फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन। तो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आपको याद है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना था। फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पाई बॉन्ड्स, तो पी ट्रिपल बॉन्ड पी तो होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? P4 स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल और सिग्मा बॉन्ड्स हैं। दे ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स। और एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड जस्ट 213 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस P4 जो है उसको ब्रेक करके, P4 को ब्रेक करके 4 P बनाना, 4 अलग अलग फॉस्फोरस बनाना जो है ये बहुत आसान काम है इन कंपैरिजन टू N2 को तोड़ना। तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोरस कैन नॉट मेक P ट्रिपल बॉन्ड P, but it has single bonds in its P4 molecule, which requires just 213, one sigma bond requires just 213 kilojoule, even इससे भी लेस हो जाता है स्ट्रक्चर में क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन होती है। So phosphorus is more reactive than nitrogen. Next point of anomalous behavior is d pi dash p pi bond is not formed by nitrogen, but phosphorus and other members of the family form. Why? अब d pi p pi bond क्या होता है? नाइट्रोजन d pi p pi bond नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? d pi p pi bond का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास अगर d ऑर्बिटल होता और दूसरे एलिमेंट के पास p ऑर्बिटल होता तो नाइट्रोजन का d ऑर्बिटल दूसरे एलिमेंट के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता, तब हम उसे कहते d pi p pi ऑर्बिटल। जब नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, वेकेंट भी नहीं और भरा हुआ भी नहीं, तो नाइट्रोजन d pi p pi ऑर्बिटल कैसे d pi p pi बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म d pi p pi बॉन्ड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। एक बात, लेकिन फॉस्फोरस और बाकी एलिमेंट्स जो है वो बनाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, फॉस्फोरस का आपने देखा है 3s 3p तो था, लेकिन उसके पास वेकेंट 3d था। तो जरूरत पड़ने पे वो 3d को यूज करते हुए, 3d के वेकेंट d ऑर्बिटल को यूज करते हुए, उसमें किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी को ये करते हुए p ऑर्बिटल किसी और एलिमेंट का हो, जैसे ऑक्सीजन का हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, उसके साथ ओवरलैप करके d pi p pi ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकता है। तो फॉस्फोरस एंड अदर elements of nitrogen family have vacant d orbitals, therefore they do form d pi p pi bonds. For example, इसी कारण जो है ये फॉस्फोरस जो है यहाँ पे जैसे R3PO, यहाँ पे इसका क्या बॉन्ड बन रहा है? ये d pi p pi बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये इस कंपाउंड में भी इट इज d pi p pi बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन को मतलब फॉस्फोरस वगैरह d pi p pi बॉन्ड इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं था। इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछने का एक और तरीका भी है, why R3NO N double bond O and R3N double bond CH2 are not possible? तो इसका सिंपल सा जवाब है R3N double bond O and R3N double bond CH2 are not possible due to lack of d pi p pi bonding, again which is not possible because nitrogen has no d orbital in it.